ओके बडीज, अभी तक हमने हाशिरा ट्रेनिंग देखी है, तांजीरो की रिस्क ब्रीथिंग देखी है और यहाँ तक कि मुजान को भी देखा है ओबायाशी के घर पर। और ऑब्वियस सी बात है, यहाँ मुजान चाय पीने तो नहीं आया, वो पैसे उधार मांगने आया है, क्योंकि डाकी और ग्यूतारो तो है नहीं। और तुम्हें पता है ना, ओबायाशी के पास बहुत पैसा है। यहाँ ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि मुजान नेज़ुको को पकड़ने आया है। तो हाँ, आराम से बैठ जाओ मोमोज के साथ लाल वाली चटनी लेके। और गाइस हाँ, तुम जानती हो कि मैं रैंडम सीरीज शुरू नहीं करता, हमेशा जो भी करता हूँ सीरीज में करता हूँ। इसलिए तगड़े एनिमे कंटेंट को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को, इसी के साथ बेल आइकन भी दबा लेना। और हाँ, इस वीडियो को लाइक टारगेट रखते हैं हम 4000 लाइक का, ताकि मुझे भी तो पता चलता रहे कि यार तुम्हें मेरा कंटेंट पसंद आता है। तो चलो फिर शुरू करते हैं मुजान और ओबायाशी की बातों से। ओबायाशी की बात शुरू करते हुए कहता है, फाइनली तुम आ ही गई मुजान, मेरे क्लैन वालों के साथ साथ डीमन स्लेयर कॉर्प्स तुम्हारा हजारों सालों से इंतजार कर रहा था। यहाँ पे ओबायाशी की अपनी वाइफ से पूछता है कि मुजान आखिर दिखता कैसा है। अमाने कहती है एकदम माइकल जैक्सन की तरह। अमाने बोलती है ये एक आदमी है जो कि 25 से 30 साल की उम्र तक का है, इसकी कैट आइज है और जो उसकी प्यूपिल है वो लाइट पिंक है। और यहाँ पे मुजान भी सोच रहा होगा, है मुझसे कोई स्मार्ट बताओ। ओबायाशी कहता है कि तुम मुझ पे इतना गुस्सा हो कि तुम खुद चल के आए मुझे मारने, वैसे मैं जानता था कि तुम आओगे। मुजान बोलता है, सही बोला वे टोपू चंद, मैं तुम लोगों को दिल से नफरत करता हूँ, क्योंकि हजारों सालों से तुमने मेरी भुंड में दर्द कर रखा है। तुम ससुरो मेरे हर काम में इंटरफेयर करते रहते हो, और जब आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढा तो तुम खुद देखो तुम किस हाल में हो। तुम में से मरे हुए जानवर की जैसी स्मेल आ रही है, ऐसा लगता है कि अभी हक दोगे। वैसे कुछ भी कहो, तुम हो एक नंबर के नीच, घटिया, वाहियात। ओबायाशी पीछे बोलता है, बस 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 कर यार, कितनी बेइज्जती करेगा। मुजान, मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, मेरे डॉक्टर ने मुझे 6 महीने पहले ही बता दिया था कि मैं मरने वाला हूँ कुछ दिनों में, और देखो मैं अभी तक जिंदा हूँ। और हाँ, मैं तुम्हें हराए बिना तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मुजान ये बात सुनकर थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा ये सपना आज रात टूटने वाला है। ओबायाशी मुजान को एक इंपॉर्टेंट बात बताते हुए कहता है कि तुम्हारी और मेरी ब्लड लाइन एक ही है, लेकिन तुम्हारा जन्म हजारों साल पहले ही हो चुका था, तो हम क्लोजली रिलेटेड नहीं है। और तुम्हारे जन्म के बाद ओबायाशी की क्लैन में कोई बच्चा पैदा होता था तो या तो वो वीक होता था या फिर जल्दी मर जाता था। और फिर एक दिन एक प्रीस्ट ने बताया कि ओबायाशी की क्लैन से एक डीमन आता है, और अगर तुम खुद को डेडिकेट कर देते हो उसे मारने में, तो तुम्हारी ब्लड लाइन बच सकती है। और उस दिन से जो वाइफ्स प्रोवाइड कराता था वो प्रीस्ट ही करवाता था। इससे फायदा ये हुआ कि बच्चों का मरना बंद हो गया, लेकिन तब भी मेल्स 30 साल से ज्यादा जी नहीं पाते थे। मुजान कहता है कि तुम्हारी बीमारी तुम्हारे दिमाग तक पहुंच चुकी है। हजारों सालों में मैंने ना ही बुद्धा को देखा और ना ही किसी भगवान को, क्योंकि हजारों लोगों को मारने के बाद ही मुझे मेरी सजा किसी ने नहीं दी। और यहाँ पे मुजान को खुद के ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, वो ये समझता है कि उसका कोई कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। अब यहाँ ओबायाशी मुजान से पूछता है कि तुम्हारा ड्रीम क्या है मुजान। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन सुनने के बाद मुजान को थोड़ा अजीब सा फील होता है, और उसको पूरे मेंशन में 4 लोगों की प्रेजेंस ही फील होती है। सबसे पहले जो है वो है कगाया, फिर उसकी वाइफ वो अमाने, और उसके 2 बच्चे जो कि बगल में खेल रहे थे। और मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है कि यार अपने बीमार बाप के सामने ये लोग खेल कैसे पा रहे हैं। एनीवेज, अब यहाँ पे मुजान ओबायाशी को बताता है कि मेरा ड्रीम है नेज़ुको को पकड़ना, और अगर एक बार नेज़ुको मेरे हाथ लग गई ना, फिर तो मैं इमोर्टल हो जाऊंगा। ये बात सुनने के बाद ओबायाशी कहता है, अबे जा। ओबायाशी कहता है कि पिछले हजारों सालों में कोई भी डीमन स्लेयर मरा नहीं है। अब देखो यार, ये सुनने के बाद तुम सोच रहे हो कि क्या बकवास कर रहा है, रेनेगो को मरा तो था। यहाँ पे सिंपली ओबायाशी भैया ये कहना चाह रहे हैं कि उन डीमन स्लेयर के थॉट अभी भी जिंदा है, और यहाँ पे ये भैया ये भी प्रूफ करना चाह रहे हैं कि जो इंसान के थॉट्स है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है। और इन हजारों सालों में मुजान ने जितने भी इंसानों को मारा है, उनके लव्ड वंस ने अभी तक एक भी बार इसको माफ नहीं किया। मुजान ने बार बार शेर की पूंछ पे पैर रखा है, और ऐसा करके उसने सोए हुए ड्रैगन को जगा दिया है, जो कि उसकी अब तोड़ने वाला है। और क्या तोड़ने वाला है ये मुझसे मत पूछना, क्योंकि तुम्हें पता है ना, मैं फैमिली फ्रेंड कुछ ऐसे ही कंटेंट बनाता हूँ। खैर, ओबायाशी कहता है कि मैं डीमन स्लेयर कॉर्प्स वालों के लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट तो हूँ नहीं, और अगर मैं मर भी गया ना, तो ये डीमन स्लेयर कॉर्प्स वाले तुम्हें ढूंढ के पकड़ के तोड़ देंगे। वैसे गाइस, अंदर की बात ये है ना कि ओबायाशी की फट चुकी है। और हाँ, यहाँ पे कगाया को ये बात पता है कि अगर मुजान मर गया तो सभी डीमन मर जाएंगे। और बडीज, ये बात सुनने के बाद मुजान, जो उससे बहुत ज्यादा दूर खड़ा था, वो सडनली उसके पास आ जाता है। चलो बहुत तेरी बकवास, मुंह बंद कर अपना। लेकिन कगाया जो है ना, वो तो भाई अलग ही रीजनिंग में है। वो कहता है तुमने मेरी बात सुनी, शुक्रिया। और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, और अगले सीन में दिखाया जाता है कि मामला बहुत ज्यादा गर्म हो रखा है। यहाँ पर सभी काज़ुका इकरो हाशिराज़ु समन होने के लिए कहते हैं ओबायाशी के मेंशन के पास, क्योंकि ओबायाशी के ऊपर अटैक हो चुका है। और अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, और हाशिरा मीटिंग को दिखाया जाता है, जो की हुई थी हाशिरा ट्रेनिंग आर्क से पहले। और हाँ गाइस, यहाँ पे मैंने हाशिरा ट्रेनिंग आर्क कवर कर ली थी। अगर तुमने ये दोनों वीडियो गलती से मिस कर दी है तो बाद में जाके देख लेना। खैर, इस वाली मीटिंग के फ्लैशबैक में सानेमी को दिखाया जाता है। वो बोलता है कि ओबायाशी शामा के घर के आसपास जो है कुछ हाशिराज़ को होना चाहिए उनकी प्रोटेक्शन के लिए। और अब यहाँ पे सभी के सभी हाशिराज़ जो है वो ग्योमी की तरफ देखते हैं, तो ग्योमी बताता है कि मैंने पहले प्रोटेक्शन के बारे में ओबायाशी सामा से बात कर ली थी, और ओबायाशी सामा कहता है कि हाशिराज़ की जान मेरी जान से ज्यादा कीमती है, इसलिए मुझे कोई प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। खैर, वापस आते हैं प्रेजेंट में, और अब यहाँ पे फिर से सानेमी को दिखाया जाता है। वो जंगलों में भागते हुए फटाफट से ओबायाशी मैंशन की तरफ जाता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो चुका है। इनफैक्ट सानेमी नहीं, गियू, मित्सुरी, मुइशिरो और
बाकी हाशिराज के साथ अपना रिज ब्रीदर तांजिरो भी दूर से एक्सप्लोजन देख लेता है और ये एक्सप्लोजन सच में यार बहुत बड़ा है। लेकिन ये एक्सप्लोजन हुआ कैसे और वो मुजान बताएगा कि भैया ये कैसे हुआ। लेकिन सबसे पहले तो यार मुजान की हालत देख लो। मुजान यहाँ पे आधे से ज्यादा जल चुका है। मुजान बताता है कि उबायाशिकी के चेहरे पे यार एक स्माइल थी और अचानक से उसने ये सारा का सारा कांड कर दिया और इस ब्लास्ट में उबायाशिकी की वाइफू, उसके 2 बच्चे और खुद उबायाशिकी मर चुके हैं। और अब यहाँ पे मुजान को पता चल चुका है कि उबायाशिकी कोई बवाल बंदा था। लेकिन इस ब्लास्ट के बाद मुजान बच जाता है और रीजनरेट कर रहा होता है वापस। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर कुछ ऐसी अजीब सी चीजें आने लगती है और हमें पता चलता है कि यहाँ पे किसी ने फ्लैश शीट डीमन आर्ट यूज करी है और उन चीजों में से कुछ ऐसी बड़ी बड़ी स्पाइक्स निकल जाती है जो कि मुजान के अंदर घुस जाती है और इस चीज से मुजान इमोबिलाइज हो जाता है। वो इन सबसे बाहर निकलने की सोच रहा होता है लेकिन तभी वो देखता है कि तमायो ने उसके अंदर अपना हाथ घुसा रखा है और यहाँ पे अपने डीमन मुजान भैया सोचने पड़ जाता है कि तमायो यहाँ क्या कर रही है। और गाइस होल्ड ऑन भाई होल्ड ऑन, मैं बताता हूँ कि क्या हो रहा है इधर। तुम्हें ये वाला आदमी याद है जो आसाकुसा आर्क में था, जिसको मुजान ने डीमन बना दिया था और तमायो ने फिर इसको बचाया था। ये ब्लड डीमन आर्ट उसी की है और तमायो यहाँ पे आ पाई स्मोक स्क्रीन डीमन टेक्निक यूज करके। और मुजान यहाँ पे सोचता है कि ये औरत यहाँ कर क्या रही है, मतलब ये करके करना क्या चाहती है। लेकिन 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 इसी के साथ यहाँ पे कमाल की चीज होती है। मुजान जो है वो अब्सॉर्ब कर चुका है। लेकिन किस चीज को बताता हूँ यार, रुको ना। ये है एक ड्रग। ये एक अच्छा ड्रग है जो कि डीमंस को ह्यूमन से बदल देता है। अब देखो यार यहाँ पे मुजान तो हिल नहीं पा रहा लेकिन वो इमोशनल डैमेज देने की सोच रहा है। भाई मुजान तमायो को कहता है, तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हें पता है तमायो तुम्हारे पति और बच्चों को किसने मारा था? क्या मैंने? अरे नहीं, वो तुम थी। ये बात सुनने के बाद तमायो कहती है कि अगर मुझे ये बात पहले पता होती तो मैं कभी भी डीमन नहीं बनती। मैं डीमन बनी थी अपनी बीमारी से बचने के लिए। जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि तमायो अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देखना चाहती थी लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती अपनी डिजीज की वजह से। और हाँ, यहाँ पे मुजान ने तमायो का भी बेवकूफ काटा है जो कि वो सबका काटते हुए आ रहा है। तब से मुजान कहता है, चल झूठी, मैं देखता था यार जब तू डीमन थी ना, तुझे इंसानों को खाने में बहुत मजा आता था। खैर मैं हूँ तमायो का वकील और मैं कहता हूँ कि भाई तमायो को कुछ नहीं पता था, उसका ब्रेन वॉश हुआ था। जहाँ पे मुजान ने तमायो का सर पकड़ रखा था और अपनी उंगली से उसकी एक आंख फोड़ दी। लेकिन अब तमायो यहाँ पे कहती है कि मैं और तुम एक साथ मरने वाले हैं यहाँ पर। इसके बाद वो बहुत जोर से चलाती है और कहती है, हिमेजिमा सान, जल्दी से इस सर काटो। यहाँ पर पीछे से हिमेजिमा बहुत जल्दी भाग के आता है और एक झटके के अंदर मुजान का सर उड़ा देता है। यहाँ पर ग्योमे ये बात याद करता है कि जब वो पहली बार कगाया से मिला था तब कगाया 14 साल का था और ग्योमे 18 का। और हाँ, यहाँ पे बस ग्योमे को पुरानी बातें याद आ रही है कि कैसे कगाया ने उसको बचाया था और प्रेजेंट सीन में कुछ दिनों पहले ही कगाया ग्योमे से मिला था। कगाया ने ये बात ग्योमे को बता दी थी कि 5 दिनों बाद यहाँ पे मुजान आएगा, तो इसीलिए तुम मुझे एज अ ट्रैप यूज करना। और अब हमें यहाँ पे उबायाशिकी की हिडन एबिलिटी के बारे में पता चलता है जो कि है फोर साइटिंग। और आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि ये आगे आने वाली चीजों को पता कर लेते हैं पहले ही। कगाया ग्योमे से ये भी बोलता है कि मुझे पता है कि कोई और हाशिरा मुझे ये चीज करने नहीं देगा, लेकिन तुम मेरी बात मानो और मुझे भरोसा करो। लेकिन बडीज यहाँ पे कमाल की बात यह भी है कि कगाया ये भी प्रेडिक्ट कर देता है कि अगर तुम कैसे जैसे करके मुजान का गला काट भी देते हो ना, तब उसके साथ तुम्हें फाइट करनी पड़ेगी, वो भी सनराइज तक। मतलब यार कमाल की एबिलिटी थी इस बंदे के पास। अगर मेरे पास होती ना तो मैं अपने क्वेश्चन पेपर पता कर लेता। खैर यहाँ पे बुरी बात तो ये है जिसके लिए मुझे ग्योमे के ऊपर थोड़ी तरस आती है। ग्योमे को पहले स्पॉइलर मिल गया था। खैर अब आते हैं यहाँ पे प्रेजेंट के सीन पे। यहाँ पे मुजान जो है वो अपना हेड ग्रो कर चुका है और यहाँ पे मुजान अब ग्योमे के ऊपर अटैक करता है अपने ब्लैक ब्लड टेक्निक चेंज ऑफ थॉर्न से। लेकिन यहाँ पे ग्योमे इस अटैक से बच जाता है और अपनी स्टोन ब्रीदिंग की फॉर्म 3rd यूज करता है। और भाई साहब यहाँ पे साने में भी आ चुका है जो कि मुजान को 4-5 गाली देके पूछता है कि क्या करा तुमने। और कुछ ही देर में यहाँ पे सभी के सभी हाशिरात आ जाते हैं और मुजान की प्रेजेंस से इनकी हालत खराब हो जाती है। और ग्योमे बताता है कि यही है मुजान की बट सूजी, और हाँ अगर तुम इसका गला काट भी देते हो ना तब ये नहीं मरेगा। और इसी के साथ यहाँ पे तांजिरो की भी एंट्री होती है और वो बहुत जोर से मुजान का नाम चिल्लाता है। इसके बाद सभी के सभी हाशिरात अपनी फॉर्म तैयार करके मुजान के ऊपर रेडी है अटैक करने के लिए। और हमें मुजान कहता है कि ये तुम पागल हो क्या, तुम्हें लगता है कि मैं इतनी जल्दी मर जाऊंगा? अगर मैं इतनी जल्दी मर गया तो डीमन स्लेयर खत्म नहीं हो जाएगा? मतलब यार अभी इसके बाद एक और सीजन आने वाला है। और जैसे ही वो ये बात बोलता है यहाँ पे हो जाती है एक ब्लैक स्क्रीन और फाइनली ये लोग पहुंच जाते हैं इन्फिनिटी कैसल में। मुजान इन लोगों को यहाँ पे समन करने के बाद बोलता है, बेटा मैं तुम लोगों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। और वो स्पेशली तांजिरो कमाडो को कहता है कि देख तांजिरो कमाडो, अगर तेरे बस की है ना तो मुझे मार के दिखा। ऐसा बोलने के साथ ही मुजान, तांजिरो और बाकी के हाशिरास भी जो है गायब होने लगते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि तांजिरो गिर रहा होता है लेकिन उसको अचानक से गियो पकड़ देता है और उन लोगों के ऊपर अचानक से बहुत सारे डीमन जो कि बड़े बड़े डीमन थे वो अटैक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे गियो और तांजिरो बहुत आराम से मार देते हैं अपनी वाटर ब्रीदिंग से इन डीमंस को। तांजिरो कहता है कि अटैक के मामले में गियो बहुत ज्यादा परफेक्ट है, उसको पता है कि कौन सा अटैक कब यूज करना है। डीमंस को मारने के बाद गियो और तांजिरो आगे बढ़ जाते हैं कैसल में। और भैया इसके बाद दिखाया जाता है मित्सुरी और ओबनाई को। और फाइनली
भाई अब यहाँ पे हमें ओबनाई दिख रहा है एक्शन में। यहाँ पे ओबनाई अपनी सर्पेंट ब्रीथिंग की 5th फॉर्म यूज करता है जिसका नाम है सर्पेंटाइन कॉइल। और यहाँ पे ये देख के मित्सुरी खुश क्योंकि ओबनाई उसको बचा रहा है। इसके बाद अगला सीन होता है म्यूचिरो और ग्योमे का, जो कि बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट डीमंस को उड़ाते हुए जा रहे हैं। और यहाँ पे ये दोनों बताता है कि यहाँ पे जितने भी डीमंस आ रहे हैं ना वो सारे के सारे लोअर रैंक डीमन के बराबर ही हैं। यहाँ पे म्यूचिरो कगाया को याद करते हुए सोचता है कि कगाया उसके सेकंड फादर के जैसा ही है क्योंकि कगाया ने उसकी बहुत ज्यादा देखभाल करी थी। और कगाया की मरने की खबर सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्से में है अभी। अब यहाँ पे ये बहुत ज्यादा खतरनाक हाशिया, बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से, बहुत ज्यादा खतरनाक कैसल के अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक डीमन को मारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अगला सीन है मेरे फेवरेट हाशिरा सानेमी का, जो कि भाई अलग ही लेवल के रेज मोड में है। वो सोचता है कि मैं उवायाशिकी को बचा नहीं पाया। जहाँ पे सानेमी बैठा होता है लेकिन उसके आसपास साइज में बहुत ज्यादा बड़े बड़े डीमन आने लगते हैं, लेकिन सानेमी बिना कोई पसीना बहाए उन सबको उड़ा देता है। अगले सीन में यहाँ पे आता है लॉर्ड इनोसुके, जो कि बहुत जोर से चिल्लाता है पिग असॉल्ट। अब यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे इनोसुके कैसे आ गया है, वहाँ पे तो बस तांजिरो था और बाकी हाशिरास थे, और शायद ये बात तुम्हारे मन में भी आई हो। और असली बात बताओ तो यहाँ पे इनोसुके को खुद नहीं पता कि वो यहाँ पे कैसे आ गया, लेकिन वो कहता है कि भाई अगर मैं यहाँ पे आ ही गया हूँ ना तो डिचक करता हूँ सभी डीमंस के साथ। अगले सीन में भी यहाँ पे गेन्या को दिखाया जाता है जिसको खुद नहीं पता कि वो कहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि बड़े भाई आप सेफ रहना, वैसे भाई संभल के रहने की तो तुझे जरूरत है। अब यहाँ पर ज़ेनित्सु को भी दिखाया जाता है जो कि किसी आवाज की तरफ भाग रहा होता है, और ये आवाज किसकी है ये खैर तुम्हें आगे पता चलेगा। एंड फाइनली अब दिखाया जाता है शिनोबू को, जो कि ब्लड की स्मेल को फॉलो करते करते एक गेट को खोलती है, और जैसे ही वो गेट खोलती है उसको दिखता है ऐसा प्राणी। डोमा कहता है ओहो यहाँ पे तो एक लड़की आई है मैडम, आपको देख के तो भाई दिल गार्डन हो गया, और हाँ कुछ भी हो नाकी में काम तो जबरदस्त करती है हमेशा। अब देखो बडीज यहाँ से बहुत सारी फाइटें शुरू होने वाली हैं, और भाई यहाँ पे ऐसा भी होगा कि एक फाइट पहले चल रही होगी तभी बीच में दूसरी फाइट घुसेड़ देंगे, तो यहाँ पर तुम फाइट सीन को अच्छे से एक्सपीरियंस कर सको, इसलिए मैंने एक ही टाइम पर एक ही फाइट ली है। एंड इस वीडियो में जिसकी तगड़ी फाइट होने वाली है वो है डोमा और शिनोबू। तो चलो अब शुरू करते हैं इनकी फाइट। इनकी फाइट की शुरुआत से पहले ही एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे शिनोबू की बहन उससे कह रही होती है कि देखो डीमन स्लेयर कॉर्प्स को छोड़ दो, लेकिन यहाँ पे शिनोबू आंसर देते हुए कहती है कि नहीं मैं आपका बदला लूंगी, आप मुझे बस बताओ कि वो डीमन दिखता कैसा था। अब यहाँ पे शिनोबू और डोमा आमने सामने होते हैं, और यहाँ पे शिनोबू ये सोच रही होती है कि उसकी बहन ने उससे कहा था उस डीमन के सर पे एक ब्लड स्टेन है, और वो हमेशा स्माइल करके बात करता है। डोमा यहाँ पे शिनोबू को हाय करके कहता है कि हाय बेब माय नेम इज डोमा यू नो मी, और यहाँ पे डोमा के हाथ में किसी का हाथ है, ऑब्वियसली यार ये एक लड़की का हाथ है, और अभी भी उसके चारों तरफ लड़कियां ही हैं पड़ी हुई जिनको वो खा रहा था। लेकिन तभी उन लड़कियों में से एक लड़की शिनोबू से हेल्प मांगती है। डोमा उस लड़की से कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती मैं बात कर रहा हूँ ना उससे, लेकिन तभी वहाँ पे शिनोबू एक झटके के अंदर उस लड़की को उठा के ले आती है। डोमा ये चीज देख के हैरान हो जाता है, वो सोचता है यार कौन सा कीड़ा आया अभी यहाँ पर। वो शिनोबू को देख के कहता है क्या तुम एक हाशिरा हो। ये कहने के बाद एक झटके के अंदर डोमा उस लड़की को मार देता है, यानी ऊपर नीचे से स्लाइस कर देता है। इस चीज के बाद शिनोबू को एक और चीज याद आती है कि उसकी बहन ने बताया था कि वो डीमन शार्प फैंस का करता है। यहाँ पर डोमा बताता है कि देखो यार मेरा बिजनेस है जिसका नाम है इटर्नल पैराडाइज फेट, और यहाँ पे मेरा काम है लोगों को खुश करना और खुश रहना। और हाँ मैडम जो लड़की को तुमने हाथ में पकड़ रखा है ना उसकी वेस्टेज नहीं होगी, मैं उसको खा दूंगा बाद में। यहाँ पे डोमा शिनोबू को बताते हुए कहता है क्या तुम्हें पता है कि मैं इन्हें क्यों खाता हूँ। इन लोगों को ना हमेशा किसी ना किसी चीज से डर लगता रहता है, तो मैं काम करता हूँ मैं लोगों को खा लेता हूँ ताकि ये हमेशा के लिए मेरे अंदर जिंदा रह सके। यार अब देखो यहाँ पे कितनी बढ़िया सोच है डोमा की, मतलब सल्यूट है भाई साहब को। अब देखो यार जो तुम्हें हंसमुख शिनोबू दिखती थी ना हमेशा, अब उसको गुस्सा आ रहा है जो उसके चेहरे पर अब साफ साफ दिख रहा है। यार डोमा कहता है कि मुझे लग रहा है कि यार तुम्हें कोई दिक्कत है, तो मैं आराम से यहाँ बैठ जाता हूँ, तुम बताओ क्या दिक्कत है तुम्हारी, क्या पता मैं तुम्हारा कुछ उपचार कर सकूं। शिनोबू कहते हैं कि इस हावी गधे और पहचान कुत्ते तो ही वो डीमन था जिसने मेरी बहन को मारा था। डोमा यहाँ पे थोड़ी देर सोचता है अच्छा याद आया मेरे को वो फ्लावर ब्रीथिंग यूज करने वाली। हाँ मतलब यार वो लड़की थी तो बड़ी क्यूट, लेकिन पता है मैं उसको खा नहीं पाया क्योंकि सन आ गया था, नहीं तो मजे आते बहुत। डोमा बात कर ही रहा होता है लेकिन शिनोबू बिना कोई टाइम वेस्ट करे यहाँ पर अटैक कर देती है डोमा के ऊपर इंसेक्ट ब्रीथिंग की डांस ऑफ द बी स्टिंग से। और हाँ यहाँ पर डोमा इस अटैक को रोक नहीं पाता, उसकी आंखों में तलवार लग जाती है। इसके बाद डोमा भी यहाँ पे काउंटर अटैक करता है ब्लड डीमन आर्ट फ्रोजन लोटस से। इस अटैक से शिनोबू बहुत ज्यादा दूर जाके गिरती है और उसको यहाँ पे महसूस होता है कि आसपास की हवा बहुत ज्यादा ठंडी हो चुकी है, और इस ठंडी हवा की वजह से उसके लंग्स कोलैप्स ही कर सकते हैं। अब यहाँ पे डोमा थोड़ी तारीफ करता है शिनोबू की, वो कहता है कि क्यूटी तुम बहुत ज्यादा फास्ट तो हो, लेकिन यार मेरी आंख पे क्यों अटैक किया, गले पे कर दी ना, मतलब क्या कोई मतलब ही नहीं है। शिनोबू कहते हैं कि भले ही तुम्हें थ्रस्ट अटैक ना मार सके लेकिन तुम्हें पॉइजन जरूर मार देगा। लेकिन कमाल की बात यह है कि यहाँ पे शिनोबू खुद कंफ्यूज है, वो सोचती है कि यार ये जो पॉइजन है ये अपर मून के ऊपर काम करेगा भी नहीं करेगा। और गाइस यहाँ पे तुम्हें याद होगा कि शिनोबू ने नाटागुमा आर्क में एक स्पाइडर डीमन के ऊपर अटैक किया था, और उस समय जो उसने पॉइजन यूज किया था ना उससे कई ज्यादा खतरनाक ये वाला पॉइजन है।
अब डोमा कहता है मुन्नी ये तो गलत बात है, मतलब चीटिंग करते हो तुम मेरे साथ, मतलब मेरे लिए इतने खतरनाक पॉइजन लेके आई हो तुम। इसी के साथ यहाँ पर पॉइजन का इफेक्ट दिख रहा है डोमा के ऊपर, डोमा खून की उल्टियां कर रहा है। लेकिन यहाँ पे डोमा को खुद के ऊपर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है, वो कहता है कि यार मैं इस पॉइजन से आराम से निपट लूंगा। जहाँ पे डोमा भैया ये भी समझ जाते हैं कि जब जब शिनोबू अपनी तलवार को अपने कवर के अंदर डालती है ना, तब वहाँ पे यार पॉइजन का कंपोनेंट चेंज होता रहता है। डोमा यहाँ पे फुल मजे लेते हुए कहता है कि जाओ मुन्नी, तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें जितनी बार अंदर घुसेड़ना है ना घुसेड़ो, मैं भी देखता हूँ क्या होता है। लेकिन यहाँ पे शुरू हो जाती है डोमा की बैक स्टोरी। तो फिर गाइस तैयार हो ना तुम? चलो देखते हैं क्या है इसकी बैक स्टोरी में। डोमा पैदा ही हुआ था रेनबो कलर आइज के साथ। उसके माँ बाप भी ऐसा मानते थे कि उसका गॉड से कोई कनेक्शन है और वो बहुत ज्यादा स्पेशल है। लेकिन डोमा तो डोमा है भैया, वो अपने पेरेंट्स को बहुत ज्यादा बेवकूफ समझता था, क्योंकि भाई जिस कल्ट को डोमा चलाता है ना, उसकी शुरुआत करी थी उसके माँ बाप ने। कल्ट में जो भी लोग आते थे वो ये एक्सपेक्ट करते थे कि डोमा उनको कोई बढ़िया सी एडवाइस देगा, लेकिन डोमा के अंदर यहाँ पे जरा सी भी फीलिंग्स नहीं थी। वो सोचता था यार कैसे बेवकूफ लोग हैं, मतलब क्या ही एक्सपेक्ट करते हैं ये लोग मुझसे, एक बच्चा क्या ही बोल देगा इनको। बचपन में बहुत सारे लोग उसके पास जाते थे, वो भी रोते हुए, वो कहते थे कि यार मेरी जिंदगी में इतने सारे दुख है। तो वो सोचता था यार मैं क्या करूँ फिर, मतलब मेरे पास क्यों आए हो। और यही बात उसको रुलाती थी हमेशा। उसको हमेशा ये लगता था कि ये जो गॉड है, बुद्धा है, ये सब यार फालतू की बातें हैं, फेरी टेल्स है। और मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग इस बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते। और तभी से डोमा डिसाइड कर लेता है कि जो हूँ, मैं ही इनकी समस्याओं को दूर करूंगा, मतलब मैं ही भगवान हूँ, अपुनी गॉड है। तो चलो वापस यहाँ पे प्रेजेंट पे आते हैं। तो डोमा ये सब बातें सोच रहा होता है, उसे पता चलता है कि शिनोबू ने अभी तक उसके ऊपर 5 बार अटैक कर दिया है, मगर अभी भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि हर अटैक पहले वाले अटैक से लेस इफेक्टिव होता जा रहा है। और अब यहाँ पे फाइनली शिनोबू को एक अपर रैंक डीमन की स्ट्रेंथ के बारे में पता लग जाता है। शिनोबू की सांसें भारी होते जा रही है। शिनोबू की हालत देख के डोमा कहता है कि मुझे पता था मुन्नी, तुम्हारे जो लंग्स है ना वो कोलैप्स होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर शिनोबू भी प्लान बनाती है कि वो एक बार में ही डोमा के ऊपर एक लार्ज क्वांटिटी का पॉइजन अटैक करेगी। शिनोबू अटैक करते हुए कहती है इंसेक्ट ब्रीथिंग डांस ऑफ ड्रैगन फ्लाई कंपाउंड आई हेक्सागन। और ये कहकर जैसे शिनोबू उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है, तभी डोमा उसकी चेस्ट को काट देता है अपने फैन से। यहाँ पर डोमा भैया फिर से मजे लेते हुए कहते हैं कि यार देखो यार, तुम बहुत फास्ट हो मुझे पता है, ठीक है, लेकिन तुम मेरे गले को निशाना क्यों नहीं बना रही? और अगर अभी तक ना तुमने अगर गले को निशाना बना लिया होता ना, तो तुम शायद मुझे मार सकती थी, या फिर शायद नहीं, क्योंकि तुम बहुत पिद्दी हो। शिनोबू के हाथों पे जैसे ही ब्लड करता है, वो अपने हाथों को देखते हुए कहती है कि मेरे हाथ इतने छोटे क्यों हैं? बचपन में शिनोबू की ग्रोथ जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई। अगर हो जाती तो वो आराम से अभी तक इसका गला काट सकती थी। अगर गाइस मैं तुमको इनकी हाइट बताऊं ना, तो डोमा जो है वो 6 फीट 2 इंच का है और शिनोबू की हाइट बस 4 फीट 11 इंच थी। और अगर हम बात करें शिनोबू की बहन कनाए की हाइट की, तो वो थी 5 फीट 1 इंच। शिनोबू यहाँ पर ये सोचते हुए कहती है कि मेरी बहन बस मुझसे थोड़ी सी लंबी थी, लेकिन वो डीमंस का गला काट पाती थी। यहाँ पे अब शिनोबू की बहन कनाए उसके सामने आ जाती है, मतलब असलियत में नहीं, वो बस ऐसा इमेजिन करती है। कनाए शिनोबू को कहती है कि खड़ी हो जाओ और लड़ो, और शिनोबू यहाँ पर खड़ी भी हो जाती है। डोमा ये चीज देख के हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या है यार ये पिद्दी। वो ये भी कहता है क्यूटी, मैं तुम्हारे कॉलर बोन काट दी, मैं तुम्हारे यार रिब्स काट दी, मैं यहाँ तक तुम्हारी चेस्ट भी काट दी। तुम्हारा जितना साइज है ना और तुम्हारा जितना ब्लड लॉस हुआ है, उस हिसाब से तुम्हें अभी तक मर जाना चाहिए था, लेकिन तुम दोबारा खड़ी होगी। वाह कमाल की बात है। शिनोबू यहाँ पे प्लान बनाते हुए सोचती है कि वो इस बार फाइनली डोमा के नेक पे अटैक करेगी, और अगर ये अटैक फिट बैठ गया ना, तो यार जीतने के चांसेस है फुल। और यहाँ पे वो अटैक करते हुए कहती है इंसेक्ट ब्रीथिंग कन खजूरे का नाच 100 पाँव टेढ़े टेढ़े। अब देखो यार, इसका लिटरल मीनिंग ये निकलता है, तो उन्हें मैं बहुत कमाल का, तुम्हें एकदम यार पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ चीजें। मुझे आपको थोड़ा साइड में रखते हैं। यहाँ पे शिनोबू बहुत ज्यादा फास्ट हो चुकी है और डोमा प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा कि यार कहाँ से अटैक करेगी अब ये। लेकिन जैसे शिनोबू डोमा के ऊपर अटैक करने वाली होती है, डोमा उसकी फाड़ देता है हाउरी को। अब यहाँ पर फाइनली शिनोबू डोमा के नेक में घुसेड़ देती है तलवार को, वो भी नीचे से ऊपर आते समय। लेकिन इसी के साथ साथ शिनोबू अपने पास्ट के बारे में भी सोच रही होती है। वो कहती है कि उसकी जिंदगी कितनी बढ़िया चल रही थी तब तक जब तक किसी डीमन ने उसके ऊपर अटैक नहीं करा था। उस डीमन ने शिनोबू के पेरेंट्स को मार दिया था, लेकिन शिनोबू और कनाए बच पाए खाली ग्योमे की वजह से। और यहाँ पर ये दोनों बहनें प्रॉमिस करती है कि वो दोनों की दोनों डीमन स्लेयर बनेगी और डीमंस की तोड़ के रख देगी। और हाँ गाइस, यहाँ पे शिनोबू तांजिरो की बातें भी याद करती है। और गाइस यहाँ पे तुम्हें याद होगा कि तांजिरो ने एक बार शिनोबू से कहा था कि यार आप हमेशा एंग्री रहती हो, और शिनोबू कहती है हाँ तांजिरो मैं हमेशा से गुस्से में थी, क्योंकि उसके गुस्से का रीजन ये है कि उसके पेरेंट्स मर गए, उसकी बहन मर गई और उसके सक्सेसर मर गए। वो बटरफ्लाई मैंशन में जितनी भी अभी लड़कियां हैं ना, उन सबको याद करती है। अब यहाँ पे शिनोबू अपनी सोच से बाहर निकलती है और वो देखती है कि डोमा के ऊपर कोई भी पॉइजन काम नहीं कर रहा, और डोमा भी यहाँ पर अपनी वाली हरकत कर ही देता है, वो शिनोबू को हक कर लेता है। कमाल की बात यहाँ पर यह है कि डोमा रो रहा है और रोते रोते वो शिनोबू को प्रेज भी कर रहा है, उसकी झंड भी मार रहा है। वो कहता है कि मुन्नी यार तुम बहुत कम टैलेंटेड हो, लेकिन तुमने बहुत सारे डेमंस को मारा है अभी तक। और शिनोबू ये सारी बातें जानती थी कि डोमा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तब भी यार उसने उसको मारने की कोशिश करी। वो ये भी कहता है कि तुम्हें पता है तुम कितनी खास हो, क्योंकि मैं तुम्हें खा रहा हूँ। चलो मुन्नी एक काम करो, अब अपना आखिरी शब्द बोलो, फटाफट बोलो, मुझे सुनना है। शिनोबू रिप्लाई देते हुए कहती है गो टू हेल। और फाइनली यहाँ पे कनाओ भी एंट्री मार लेती है। वो देखती है शिनोबू को डोमा के साथ सीलिंग पर। कनाओ यहाँ पे ये देखती है कि डोमा ने पूरी तरीके से शिनोबू को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लिया है, और यहाँ पर फाइनली शिनोबू का चैप्टर क्लोज हो जाता है।
ये भयावह अविश्वसनीय दृश्य देखने के बाद कनाओ भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो फ्लावर ब्रीथिंग फोर्स फॉर्म का यूज करती है, लेकिन वो डोमा को टच करे उससे पहले ही डोमा नीचे आ जाता है। डोमा हंसते हुए कहता है कि तुम बहुत बदतमीज हो प्यारी बच्ची, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं तुम्हारी बहन को या फिर ये जो भी है मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। यहाँ पे सच में कनाओ बहुत ज्यादा फुल रेज में है, जो कि हमने पहली बार देखा है। डोमा यहाँ पे समझ आता है अच्छा तेज थी वो, मतलब जब वो उंगली ऐसे कर रही थी इसका मतलब सिग्नल दे रही थी इस पिद्दी को। ओहो भैया, लेकिन कुछ भी हो आज की रात बहुत ज्यादा कमाल की है, एक के बाद एक अच्छी अच्छी हसीनाएं खाने को मिल रही है मेरे को। ये बोलते बोलते डोमा शिनोबू के हेयर पिन को लिक भी कर रहा होता है। मतलब यार अलग लेवल का क्रीप आदमी है ये। मतलब मानता हूँ कि यार ये मेरा फेवरेट है, लेकिन इसको ऐसा नहीं करना चाहिए ना यार। यहाँ पर डोमा को एक अजीब सी प्रेजेंस फील हो रही है और ये क्या है इसके बारे में तुम्हें अगली वीडियो बताऊंगा। डोमा कनाओ से उसका नाम पूछता है। यहाँ पे कनाओ खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है कि वो कोचो सिस्टर्स की छोटी बहन है और उसका नाम है कनाओ। डोमा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है और वो सोचता है कि इसको देख के ऐसा लगता नहीं है कि ये उसकी बहन होगी। खैर जो भी हो मुझे क्या, वैसे भी यंग गर्ल्स खाने में बहुत ज्यादा डिलीशियस होती है। यहाँ पर डोमा ये बताता है कि आकाजा ने आज तक किसी भी वुमन को नहीं खाया और कमाल की बात यह है कि मुजान ने उसको ऐसा करने की परमिशन भी दे दी। और हाँ, वुमन ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रोवाइड करती है। डोमा की इतनी सारी बकवास सुनने के बाद कनाओ कहती है बस कर, अब तुम जो भी कर रहे हो ये इधर उधर की फालतू की बकवासें हैं। यहाँ पे डोमा ऐसा दिखाता है कि वो बहुत ज्यादा सैड है, लेकिन कनाओ यहाँ पे ये बात समझ जाती है कि ये कोई भी चीज फील नहीं करता, क्योंकि इसके चेहरे का कलर पहले भी ऐसा था और अभी भी वैसा ही है। लेकिन यहाँ पे डोमा रो क्यों रहा था ये बात मैं तुम्हें अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि यार ये बहुत ज्यादा स्पेशल बात है। अब कनाओ डोमा का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगता है क्योंकि तुम कोई भी चीज फील नहीं कर सकते। डोमा कहता है ऐसा क्या, अरे वो तो मैं डीमन हूँ यार इसलिए। कनाओ कहती है नहीं, डीमन और इंसान दोनों के अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है, तो यही रीजन है कि तुम्हारे फेस का कलर चेंज होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे फेस का कलर चेंज नहीं हो रहा। कनाओ कहती है कि ह्यूमंस में एक ऐसी एबिलिटी होती है जिससे वो हैप्पीनेस और सैडनेस को फील कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए मुझे बुरा लगता है क्योंकि तुम इनमें से कुछ भी फील नहीं कर सकते। और गाइस जैसा कि मैंने कहा ये मजाक उड़ा रही है डोमा का। कनाओ डोमा का मजाक उड़ाते उड़ाते यार हद पार कर देती है। वो कहती है कि अगर तुम फील कर ही नहीं सकते कुछ तो पैदा ही क्यों हुए। यहाँ पे अब डोमा थोड़ा सा सीरियस है, बस थोड़ा सा। वो कहता है कि यार मैं अपनी जिंदगी में बहुत सारी लड़कियों से मिला, लेकिन यार तुम जैसी बुरी लड़की ना मैंने पहली बार देखी आज। कनाओ कहती है कि तुम्हारी लाइफ किसी काम की तो है नहीं, एक काम करती हूँ मैं तुम्हें मार ही देती हूँ आज। इतना कहने के साथ डोमा भैया बहुत जल्दी से कनाओ के पीछे आ जाते हैं और अपने पंखे से हमला करने वाले होते हैं उसके ऊपर, लेकिन कनाओ भी यहाँ पे बहुत ज्यादा फास्ट है। वो नीचे झुक जाती है और डोमा के पेट पे अटैक कर देती है अपने तलवार से। अब अगला अटैक डोमा आइस रॉल से करता है, लेकिन कनाओ उसको भी डॉज कर लेती है। डोमा समझ जाता है कि कनाओ शिनोबू से ज्यादा पावरफुल है। कनाओ रेज में आके डोमा के ऊपर अटैक करती है फ्लावर ब्रीथिंग की 5th फॉर्म पियोनियर ऑफ फ्यूटिलिटी से, लेकिन डोमा भी अटैक करता है ब्लड डिवन आर्ट स्नोफॉल ऑफ द विल्डेड गार्डन से। अब यहाँ पे बहुत सारी आइस क्रिएट हो जाती है जिसको कनाओ अपनी 2nd फॉर्म से हटा देती है। डोमा यहाँ पे ये नोटिस करता है कि कनाओ की आंखें कुछ अलग है, जिसकी वजह से वो उसके अटैक को नोटिस कर पा रही है, इसलिए डोमा अब कनाओ की आंखों को निशाना बनाएगा। कनाओ इस अटैक को डॉज करने के बाद यूज करती है 6th फॉर्म वर्लिंग पीच। डोमा कनाओ को कहता है कि तुम्हारी बॉडी एकदम स्प्रिंग जैसी है, और ये कहने के बाद डोमा अटैक करता है ब्लड डिवन आर्ट फ्रीजिंग क्लाउड से। अब इस अटैक को कनाओ इनहेल करना शुरू कर देती है और डोमा यहाँ पे लगातार अपनी ब्लड डिमन आर्ट से अटैक करते ही जा रहा है, जैसे कि लोटस वाइन और कोल्ड व्हाइट प्रिंसेस। और ये एक लॉन्ग रेंज अटैक है जिसको डॉज करने का कोई चांस ही नहीं है। डोमा यहाँ पर इतने तक नहीं रुकता, वो वापस अटैक करता है विंट्री आइसिकल्स से, और ये चीज काफी नुकीली सी लग रही है। अब यहाँ पे कनाओ की हालत खराब होना चालू हो चुकी है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है इससे बचने में। उसको समझ नहीं आता कि उसको आगे क्या करना चाहिए, लेकिन वो अपने हाथ को नोटिस करती है और देखती है कि उसके हाथ में तलवार ही नहीं है। और अगली बार डोमा को दिखाया जाता है, वो कहता है कि यार तुमने इसको टाइट नहीं पकड़ रखा था, तो सोचा मैं ही ले लेता हूँ उसको। क्या हुआ, तुम्हें ये चीज चाहिए, आ जाओ ले लो। कनाओ आगे बढ़ी रही होती है, लेकिन यहाँ पे डोमा अटैक कर देता है स्कैटरिंग लोटस से। इस चीज से कनाओ को पूरे तरीके से दिखना बंद हो जाता है और उसके शरीर पे एक के बाद एक अटैक होते हैं। कनाओ सोचती है कि इस चीज को कैसे डॉज करे, लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है लॉर्ड इनोसुके की। ये बंदा छत तोड़ के नीचे आता है और नीचे आते ही ये अपनी 5th फॉर्म को यूज करता है, जिसका नाम है क्रेजी कटिंग, और वो यहाँ पे कनाओ को बचा लेता है। और अब वो यहाँ पे ऐसी हरकतें कर रहा है, वो कहता है अच्छा तो 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि तुम अपर रैंक 2 हो, है ना। और अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो इसका मतलब ये है कि मैं बच जाऊंगा हाशिरा। फिर लोग मुझे किस नाम से जानेंगे, बीस्ट हाशिरा नहीं, बोर हाशिरा। और भैया इनोसुके की ऐसी हरकतें इसको कमाल की बनाती है। वो कनाओ को देखता है तो समझ नहीं आता कि यार ये ऐसे क्यों खड़ी है। वो उससे पूछता है क्या हो तुम्हें, इंजर्ड क्यों इतनी। अगर शिनोबू ने देख लिया तुमको ऐसे, तुम पे बहुत ज्यादा गुस्सा करेगी वो। कनाओ का फेस देख के वो कनाओ से पूछता है कि इसका मतलब शिनोबू मर गई क्या। और इस सवाल का जवाब डोमा देता है, वो कहता है कि अरे वो मरी नहीं है, वो मेरे अंदर हमेशा के लिए जिंदा है, और जितने लोगों को मैंने खाया है ना आज तक, उन सबको मैंने दुख से फ्री करा है। ये सुनने के बाद इनोसुके का दिमाग खराब होने लगता है और उसको शिनोबू की मेमोरीज आने लगती है कि शिनोबू ने उसकी कैसे केयर करी और कितना वो डिसएग्री करता था शिनोबू की बातों से। और अब यहाँ इनोसुके भी बहुत ज्यादा रेज में आ चुका है और वो डोमा से कहता है कि अब तुम गए। जहाँ पे वो डोमा के ऊपर अटैक करता है 4th फैंग से, जिसका नाम है स्लाइस एंड डाइस। यहाँ पे कनाओ इनोसुके को वार्न करते हुए कहती है कि डोमा जो भी कोल्ड एयर निकालेगा उसको इनहेल मत करना, अगर तुमने ऐसा करा तो तुम्हारी लंग डैमेज हो सकती है। डोमा यहाँ पे इनोसुके के ऊपर कमेंट करते हुए कहता है कि अपनी तलवार देखी है?
चिप डेपोरी, इससे मारोगे तुम मुझे। डोमा यहाँ पे अपने फैन से इनोसुके के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन इनोसुके अपनी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से उसको डॉज कर लेता है। और अब यहाँ पे अपर मून 2 से कॉम्प्लीमेंट मिलता है इनोसुके को उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। लेकिन यहाँ पे इनोसुके भी बहुत तेज है, वो कनाओ की तलवार उठा लेता है और उसको पकड़ा देता है। डोमा यहाँ पे शॉक हो जाता है और एक के बाद एक अटैक करने लगता है, लेकिन अपना इनोसुके भी उसकी पेट पे लात मारता है, उसको दूर पहुंचा देता है। इनोसुके अपनी तलवार को बहुत जोर जोर से स्विंग करने लगता है। डोमा को ऐसा लगता है कि यार इनोसुके उस तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन अगले ही पल इनोसुके डोमा की दोनों आंखों को स्लाइस कर देता है। और यहाँ पे इनोसुके ने अपना 9th फॉर्म एक्सटेंडिंग बेंडी स्लैश का यूज करा है। इस अटैक में इनोसुके अपने हाथ के सारे जॉइंट्स को डिसलोकेट कर लेता है, और यही रीजन था कि इनोसुके अपने हाथ को इतने आराम से स्विंग कर पा रहा था। कनाओ भी ये चीज देख के शॉक में पड़ जाती है, और हमें पता चलता है कि ये इनोसुके की नई टेक्निक है, लेकिन वो डोमा के नेक को टारगेट कर रहा था इससे। डोमा यहाँ पे फिर से कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहता है कि यार तुम बहुत केयर फ्री हो, मुझे जीते हुए इतने साल हो गए, लेकिन तुम्हारे जैसा लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। इनोसुके कहता है हाँ, क्योंकि मैं लॉर्ड इनोसुके हूँ। इनोसुके बात कर ही रहा होता है, लेकिन उसको पता नहीं चलता कि उसका मार्क्स उसके सर पे से हट चुका है। और देखो गाइस, इस काम के पीछे भी डोमा है, और इस चीज से हम समझ चुके हैं कि डोमा बहुत इनक्रेडिबली फास्ट है, मतलब यार बहुत ज्यादा फास्ट। लेकिन तब भी वो इन लोगों को जान से नहीं मार रहा, वो बस मजे कर रहा है इन लोगों के साथ। और डोमा यहाँ चाहे तो इन लोगों को 1 सेकंड में मार सकता है। डोमा उस मार्क्स को देख के कहता है कि यार तुम इसके आर पर देख कैसे लेते हो। इनोसुके डोमा से अपना बोर हेड वापस मांगता है, लेकिन डोमा कहता है कि तुम्हारी शक्ल मैंने पहले कहीं देखी है, मुझे ऐसा लगता है कि हम पहले कहीं मिले हुए हैं। ये सुनने के बाद इनोसुके को कुछ समझ नहीं आता। वो कहता है कि मुझे याद नहीं है कि मैं तुम्हारे जैसे कीड़े से कब मिला। डोमा कहता है नहीं यार, हम कहीं मिले हैं, मुझे अच्छे से याद है। इनोसुके चिल्लाते हुए कहता है तुझे समझ नहीं आता, हम नहीं मिले पहले कहीं। डोमा कहता है कि मेरी मेमोरी जो है ना बहुत तगड़ी है, मुझे अपनी ह्यूमन लाइफ अभी तक याद है। और ऐसा कहते कहते वो अपनी उंगली को अपने सर में घुसा देता है, और पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि जब इसको कुछ याद करना होता है तो ये ऐसे काम करता है। डोमा कहता है हाँ मुझे याद आया, 15 साल पहले मैं एक 17-18 साल की लड़की से मिला था जिसके हाथ में एक बच्चा था। उसने मुझे बताया था कि उसकी सास और उसके हस्बैंड दोनों उसको मारते रहते थे, और पता है ना ये पैराडाइज फेथ मैंने इसलिए बनाया था कि मैं लोगों को प्रोटेक्ट कर सकूं। उस लड़की ने डोमा को ये भी कहा था कि उसके कोई पेरेंट्स नहीं है और ना ही कोई भाई बहन है, और उस टाइम पर उसके पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं थी। जब डोमा उस लड़की से मिला था तब उसका चेहरा बहुत ज्यादा सूजा हुआ था, और वो लड़की एक आंख से देख भी नहीं पाती थी। लेकिन जब डोमा ने उसका ट्रीटमेंट करवाया तब उसे पता चला कि वो लड़की बहुत ज्यादा सुंदर है, और उस लड़की का फेस बिल्कुल तुम्हारे फेस जैसा है, और मैं डैम श्योर हूँ कि वो तुम्हारी माँ थी। और यहाँ पे इनोसुके बहुत उल्टी सीधी बातें करता है। वो कहता है कि मेरी कोई माँ नहीं है क्योंकि मुझे बोर्स ने पाला है। डोमा यहाँ पे हंसते हुए कहता है इसका मतलब क्या तुम्हें सुअर ने जन्म दिया है? अरे तुम पागल हो गया। लेकिन इनोसुके यहाँ पे डोमा के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, मगर डोमा कहता है कि पहले मेरी बात सुनो, ये फेट है कि हम वापस दोबारा मिले। ये कहने के बाद डोमा अपने फैन से अटैक कर देता है इनोसुके के ऊपर और उसको इंजर कर देता है। डोमा कहता है कि मैं ये चाहता नहीं था कि मैं तुम्हारी माँ को खाऊं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्योर थी यार। और देखो गाइस, यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि डोमा उस औरत को मारता नहीं, लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या कि डोमा ने उसकी माँ को अब्सॉर्ब कर लिया। डोमा इनोसुके को बताता है कि तुम्हारी माँ देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और वो गाने में भी अच्छी थी, लेकिन वो थी बहुत बेवकूफ। तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए पिंक की प्रॉमिस लोरी गाती रहती थी, लेकिन हर टाइम उसकी लिरिक्स अलग अलग होती थी। इनोसुके अब यहाँ पे ये रियलाइज करता है जो पिंक की प्रॉमिस लोरी थी वो शिनोबु की नहीं थी, वो उसकी मदर की थी। और मैं तुम्हें पहले बताया था ना, जब इनोसुके को ये बात पता चलती है कि शिनोबु मर गई तब उसके दिमाग में यही गाना बज रहा था। और मैं यहाँ पे तुम्हें ये बात क्लियर कर देता हूँ कि इनोसुके शिनोबु के अंदर अपनी मदर को देख रहा था। डोमा यहाँ पे कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हारी मम्मी को जीने दूंगा। और हाँ, इनोसुके की मम्मी का नाम कोतोहा हाशिवेरा था, लेकिन एक दिन कोतोहा को पता लग गया कि डोमा अपने फॉलोअर्स को खाता है। डोमा ने अपनी बात को उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करी, अरे समझ जाना मुन्नी क्या है, लेकिन तब भी उसने डोमा की बात नहीं सुनी और वो टेंपल से भाग गई। वहाँ से भागते हुए कोतोहा ये सोच रही थी कि उसने हमेशा गलतियां ही करी है, और वो कहते कहते इनोसुके से माफी भी मांगती रहती है। वो भागते भागते जंगलों में कहीं खो जाती है क्योंकि उसके रास्तों का कुछ पता नहीं था जिससे कि वो विलेज में जा सके। और फाइनली जब वो क्लिफ पे पहुंच जाती है, वो इनोसुके से माफी मांगती है और इनोसुके को उस खाई में फेंक देती है, लेकिन नीचे पानी था जिसकी वजह से इनोसुके बच जाता है। लेकिन तभी अचानक से कोतोहा के पीछे डोमा आ जाता है और उसको मार देता है। उसने सब कुछ देख लिया था, उसे लगता है कि इनोसुके यहाँ से नीचे गिरने के बाद यार बच ही नहीं सकता। और फाइनली यहाँ पे इनोसुके को ये रियलाइजेशन होने लगती है कि हाँ, डोमा ने उसकी माँ को मारा था। यहाँ पर डोमा कोतोहा की झंड मारते हुए कहता है कि उसकी लाइफ किसी काम की नहीं थी। और हाँ बडीज, अभी तक यहाँ पे तुमने बहुत कुछ सुन लिया इसके बारे में, और तुम्हें पता लग ही गया होगा कि इसको इमोशनलेस डीमन क्यों कहते हैं। ये सारी कहानी सुनने के बाद इनोसुके बहुत रेज में आ जाता है और जो उसके हाथों से तलवार छूट गई थी वो उनको वापस उठाता है। इनोसुके डोमा को थैंक यू कहता है गुस्से में, क्योंकि उसने सब कुछ बता दिया है इनोसुके को। इसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हें नरक पे बेच के रहूंगा। डोमा इनोसुके से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें बोर्स ने पाला है, लेकिन यहाँ पे तुम कुछ बोलने में गलती कर रहे हो। हेवन और हेल इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये सारी चीजें बस इंसानों का वहम है। डोमा को लगता है कि जो इंसान जितना ज्यादा अच्छा होता है ना वो उतना ज्यादा सफर करता है, और जो इंसान बुरे होते हैं वो उतना कम सफर करता है। इनोसुके कहता है कि अगर हेल एग्जिस्ट नहीं करता ना तो मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा। अब डोमा भी अपनी फ्रीजिंग क्लाउड से अटैक करता है, लेकिन इनोसुके भी अपने 10th फैन का यूज करके उन सभी क्लाउड्स को हटा देता है। इसके बाद कनाओ भी अटैक करने वाली होती है डोमा के ऊपर, लेकिन डोमा अपने फैन से अटैक करके
उसे पानी में गिरा देता है। डोमा आगे सीलिंग पे चढ़ जाता है और इनोसुके नीचे चिल्लाता है कि नीचे आओ वापस। अब डोमा यहाँ पे कमाल की चीज करता है, वो खुद की जैसा दिखने वाला एक आइस क्लोन बनाता है और इससे भी ज्यादा कमाल की बात यह है कि ये क्लोन भी ब्लड डिमन आर्ट का यूज करता है। डोमा अब इस क्लोन की स्पेशलिटी बताते हुए कहता है कि यार देखो ये बिल्कुल मेरे जैसा है, तो इसीलिए तुम इसके साथ खेलो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इनोसुके डोमा को रुकने के लिए कहता है लेकिन वो क्लोन इनोसुके के ऊपर अटैक कर देता है फ्रोजन लोटस से। डोमा यहाँ पे ये बात नोटिस करता है कि इनोसुके उसकी कोल्ड एयर को ब्रीथ नहीं कर रहा। ये क्लोन कोल्ड व्हाइट प्रिंसेसेस का यूज करता है जिसकी वजह से पूरा कमरा फ्रीज होने लगता है। और हाँ भाई ये बात तो मानना पड़ेगा कि भाई डोमा के अटैक उसी की तरह एकदम कूल है। डोमा यहाँ चाहता है कि ये दोनों डीमन स्लेयर अपना फुल पोटेंशियल का यूज करे जिससे यार डोमा को कुछ जानकारी मिल सके इनके बारे में। वैसे वो इन जानकारियों को फ्यूचर में यूज करने की सोच रहा है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पे डोमा की 4 डॉल्स है और वो 5th डॉल को समन कर रहा है और ये 5वीं डॉल आइसिकल्स का अटैक करती है। इन अटैक से इनोसुके के हाथों पे कट्स लग जाते हैं और रही बात कराओ की तो वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है इन अटैकों से। डोमा यहाँ पे सोचता है कि ये 5 डॉल मिलकर इन दोनों को खत्म कर देगी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन डोमा वहाँ से जैसे ही निकलने के लिए गेट खोलता है उसका फेस कुछ ऐसा हो जाता है। डोमा सोचता है ये मेरे चेहरे को क्या हो रहा है, क्या ये पिघल रहा है? लेकिन अचानक ही तभी वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और यहाँ पर अब वो शिनोबू के बारे में सोचने लगता है। अब देखो गाइस, यहाँ पे शिनोबू ने पास्ट में कुछ बात करी थी कनाओ से जो कि मैंने हाशिरा ट्रेनिंग आर्क में कवर करी थी। और वो बात क्या थी, यहाँ पे शिनोबू पूरा प्लान बताती है। वो बताते हैं कि फ्यूचर में अगर हमारा सामना कभी भी अपर रैंक 2 डीमन से हुआ, सबसे पहला काम मैं ये करूंगी कि उसको मैं खुद को खाने दूंगी। कनाओ कहती है कि ऐसा करना ही क्यों है, अगर हम दोनों साथ मिलकर लड़े तो हम उसको हरा देंगे। शिनोबू कहती है कि अपने दिमाग से ये बात निकाल दो क्योंकि एक अपर रैंक डीमन 3 हाशिरास के बराबर होता है। लेकिन गाइस मैं तुम्हें यहाँ पे एक चीज समझा देता हूँ अच्छे से ताकि तुम बाद में जाके कहीं कंफ्यूज ना हो। ये जो शिनोबू ने बात कही है ना, एक अपर मून इज इक्वल टू 3 हाशिरा, वो बस उसकी हाइपोथेसिस है, मतलब वो बस सोच रही है, अंदाजा लगा रही है। ये बात कोई फैक्ट नहीं है और क्यों नहीं है ये मैं तुम्हें बताऊंगा आगे आने वाली वीडियोस में। शिनोबू यहाँ कहती है कि कनाई ने जैसा बताया था कि उस डीमन को ऑब्सेशन है वुमेन्स को खाने में और अगर कोई फीमेल हाशिरा जाए उसके सामने तो 100% वो उसको खाएगा ही खाएगा। शिनोबू यहाँ पे ये भी कहती है कि उसकी बॉडी अभी विस्टीरिया पॉइजन से भरी हुई है और ये पॉइजन वो 1 साल से अब्सॉर्ब करते हुए आ रही है। और गाइस यहाँ पे शिनोबू ही एक ऐसी हाशिरा है जिसने ये काम करा है। लेकिन उस समय शिनोबू को इस बात के ऊपर श्योरिटी नहीं थी कि ये प्लान वर्क करेगा नहीं करेगा। वो ये भी बताती है कि अगर कोई डीमन उसको कंज्यूम कर लेगा तो 37 किलोग्राम पॉइजन उसके अंदर चला जाएगा। और अब हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि डोमा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है उस पॉइजन की वजह से। उसके हाथ पैर मेल्ट होने लग जाते हैं और वो जमीन पे पड़ा हुआ है और इस पॉइजन के हैवी डोज के चलते वो रीजनरेशन भी नहीं कर पा रहा। और दूसरी तरफ डोमा के सारे आइस डॉल भी खत्म होने लग जाते हैं। कनाओ ये देख के समझ जाती है कि शिनोबू का पॉइजन काम कर रहा है और वो इनोसुके को कहती है कि जल्दी जाओ उसका हेड काटो। शिनोबू ने ये भी कहा था कि अगर वो पॉइजन काम कर जाता है तब भी तुम्हें अपने गार्ड्स को डाउन नहीं करना। भले ही मैंने उसकी बॉडी बहुत ज्यादा वीक कर दी हो लेकिन किसी भी डीमन को मारने के लिए उसका गला काटना ही पड़ेगा। और यहाँ पर कनाओ को पूरा भरोसा हो जाता है कि वो अपर मून 2 डीमन को मार ही देगी। जैसे ही इनोसुके और कनाओ उसको मारने जाते हैं यहाँ पे डोमा ब्लड डीमन आर्ट ड्रीमे वाटर लिली बोधा सत्व को यूज कर लेता है। ये एक बहुत बड़ा सा स्टैचू होता है जो कि जमीन पे अटैक करता है जिसकी वजह से इनोसुके और कनाओ दोनों हवा में उड़ जाते हैं और इसी के साथ यहाँ पे बहुत सारी फॉग भी क्रिएट हो चुकी है। कनाओ यहाँ पे ये सोचती है कि अगर मैं उस फॉग में गई तो मैं उसको इनहेल कर लूंगी जिससे मेरे लंग्स खराब हो जाएंगे। और अब कनाओ यहाँ पे अपनी फाइनल टेक्निक को यूज करने की सोचती है। शिनोबू ने उसको बताया था कि ये टेक्निक यूज करने से वो अंधी भी हो सकती है। वो इसको ये भी कहती है कि ये टेक्निक यूज करने में बहुत रिस्क है लेकिन वो सोचते हैं कि शिनोबू उसके लिए अगर सैक्रिफाइस कर सकती है तो वो भी करेगी अब। और यहाँ पे ज्यादा कुछ ना सोचते हुए वो यहाँ पे फ्लावर ब्रीथिंग फाइनल फॉर्म इक्विनोक्शियल वर्मिलियन आइस का यूज कर लेती है। यहाँ पे कनाओ के दोनों आके लाल हो जाती है और वो डोमा के सर पे अटैक करने वाली होती है लेकिन वो बूधा पीछे मुड़ता है और कनाओ के ऊपर अटैक करता है जिससे उसके हाथ फ्रीज हो जाते हैं। और यहाँ पे कनाओ की स्वॉर्ड डोमा के गर्दन तक तो पहुंच गई लेकिन वो उसको स्विंग नहीं कर पा रही। दूसरी तरफ इनोसुके को उस बूधा ने अपने हाथ में पकड़ रखा है मगर इनोसुके कमाल का काम करता है, वो एक नई टेक्निक बना लेता है यहाँ पर जिसका नाम है सडन थ्रोइंग स्ट्राइक। यहाँ पे इनोसुके अपनी दोनों तलवारों को कनाओ की तलवार के पास फेंकता है जिससे कनाओ की तलवार बहुत ज्यादा पुश होने लगती है डोमा की गर्दन की तरफ और फाइनली यहाँ पे डोमा का गला कट जाता है। डोमा का सर यहाँ पे जमीन पे गिर रहा होता है और डोमा ये सोचता है कि क्या यार इतने वीक स्वॉर्ड्समैन से हार गया मैं। यहाँ पे अब डोमा की फट रही है। वो कहता है रुको यार मैं अपने सर को वापस रीजनरेट कर सकता हूँ, बस थोड़ी सी और थोड़ा सा और, मैं मुजान की तरह ही हूँ बिल्कुल। और जैसे यहाँ पे डोमा का सर जमीन पे जाके गिरता है डोमा सोचता है छोड़ो यार अब क्या करना। यहाँ पर अब आखिरी बार डोमा अपने ह्यूमन लाइफ को याद करते हुए सोचता है कि उसका बाप कितना बड़ा लीचर था, वो कल्ट की लड़कियों के साथ क्या क्या करता था जिसकी वजह से उसकी माँ ने उसको एक दिन मार दिया और अपने पति के मारने के बाद उसने खुद भी सुसाइड कर लिया। और उस समय भी डोमा बस एक ही बात सोच रहा था कि क्या यार मेरा रूप गंदा कर दिया इन लोगों ने और ये खून की बदबू मुझे पसंद नहीं है। डोमा ये भी याद करता है कि कैसे वो 20 साल की उम्र में डीमन बना था और कैसे वो हजारों सालों तक जिया और उसको एक भी इमोशन के बारे में पता नहीं चला ह्यूमंस की। और फाइनली अब यहाँ पे शिनोबू और डोमा को दिखाया जाता है उनकी आफ्टर लाइफ में। शिनोबू ने डोमा का सर अपने हाथ में पकड़ रखा है और कहती है कि फाइनली मर गया तो कुत्ते और अब मैं रेस्ट इन पीस कर सकती हूँ। और बड़ी इस कमाल की बात यह है कि यहाँ पे डोमा अभी भी हंस रहा है। वो पूछता है शिनोबू से
कनाए हो या शिनोबू हो, कौन हो तुम? शिनोबू यहाँ पे ये कहते हैं कि ज्यादा दिमाग मत लगाओ, तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कनाए हूँ या शिनोबू। जो शिनोबू की पॉइजन की तारीफ करता है वो कहता है कि यार मुझे पता ही नहीं चला कि ये पॉइजन मेरे दिमाग में कब फैल गया, मतलब शरीर में कैसे फैला था यार। यहाँ शिनोबू बताते हैं कि इस पॉइजन को मैंने एक डीमन की मदद से बनाया था, लेकिन शिनोबू ये भी कहते हैं कि उसे ज्यादा अच्छा तब लगता जब वो उसको खुद के बनाए हुए पॉइजन से मारती। डोगा कहते हैं कि चलो ये सब बातें छोड़ो यार, ऐसा लग रहा है ना कि हम डेटिंग कर रहे हैं, क्या तुम मेरे साथ हेल में चलना चाहोगी? तो शिनोबू कहती है नहीं तुम ही जाओ। तो बड़ी साहब वापस चलते हैं रियलिटी में। यहाँ पे इनोसुके अपनी मॉम को याद करता है और कनाओ यहाँ पे याद करती है कनाए और शिनोबू को। और फाइनली अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि हेवन में शिनोबू और कनाए दोबारा मिल चुके हैं अपने पेरेंट्स के साथ, और अब यहाँ पे ये चैप्टर होता है क्लोज। लेकिन गाइस यहाँ पे अकासा क्या कर रहा है ग्यू और तांजिरो के साथ, इसके बारे में मैं तुम्हें अगली वीडियो में बताऊंगा, इसलिए कहता हूँ कि सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, क्योंकि तगड़ा कंटेंट बस यही मिलेगा। एंड लाइक करे बिना मत जाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम अच्छे हो, तुम ये सब कर दोगे। एक बार इस वीडियो को भी चेक कर लेना।